गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 25 मई 2020 है, दिन है मंडे, एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। आज के दिन की शुरुआत में एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक या फिर एक बहुत ही साइंटिफिक टिप है आपके लिए, इससे करना चाहूँगा। यह है एज एफ, या फिर हिंदी में रफली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे कि। मैं थोड़ा वक्त लूंगा आज इसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कोई एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स, कई स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटी, कई स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री, कई स्टूडेंट्स के लिए जियोग्राफी, कई स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको मेहनत नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि उनको अपना जो गोल है वो अचीव नहीं करना है। द प्रॉब्लम इज उनको ये साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं पता होती है। साइंटिफिक टेक्निक ये है कि आप एक प्रिटेंड कीजिए, टेक योर टाइम एंड प्रिटेंड का मतलब होता है कि एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको न्यूज़पेपर्स, और ये चीज़ मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, आप पॉलिटी, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि किसी स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ने में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर उनको मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, बोर्डम फील हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने आप को कहिए, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर्स। जब भी मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। वे सारी चीज़ें जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था या फिर थोड़ा कम पता था, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। न्यूज़पेपर्स पढ़ना यानी कि मैं अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ और ज़्यादा नज़दीक पहुंचता हूं या फिर पहुंचती हूं। एंड आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मैं अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करूंगा, या फिर थिंग्स लाइक दैट। पॉजिटिव शब्द जो हैं लिखिए इफ़ यू हैव टू। थोड़े दिन अगर आप ये कर लेंगे देन ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये जो एक प्रिटेंड से, एक फेक अपने आप को जो दिलासा आप दे रहे थे, वो एक आपकी रियलिटी बन जाएगी। आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव इट अ गो, इसलिए मैंने आज कुछ 2 मिनट्स इसके ऊपर बात की। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर बनाया है। डियर फ्रेंड्स, जो 20 मई तक का EMI का ऑप्शन था उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो दिस इज एक्सटेंडेड टू 31 मई, राइट, 31 मई 2020 तक आपको EMI का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। 1 जून के बाद EMI के ऑप्शन जो है उसमें एक बदलाव आएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है मेरा FB पेज, यू कैन फॉलो मी ऑन FB। और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिट क्विक हियर। 2 आर्टिकल्स जो हैं, स्टार्टिंग करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल के साथ, उसके बाद मिंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बाकी के 4 आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द साउथ इंडिया मॉडल के बारे में। केरला में लगभग 800 जितने कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के केसेस हैं, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु हुई है? सिर्फ 4 लोगों की। मोर्टालिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम है। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले केरला ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें जिसमें एक है गुजरात, तो गुजरात एक बहुत ही डेंजरस जगह बनते जा रहा है, क्योंकि हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट हमारे देश का अगर किसी स्टेट का है तो वो है गुजरात का। 13,000 जितने केस हैं और 800 जितने लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी केरला की हेल्थ केयर सिस्टम और केरला के बारे में ये बताया था कि वहां पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो सोमालिया के बराबर का है। लेकिन आज केरला जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा की जा रही है जिस प्रकार से केरला ने इसको हैंडल किया है कोरोना वायरस को। तो दैट इज लाइक ए रोल मॉडल बन चुका है केरला पूरी दुनिया के लिए। हमारे देश के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है, इट इज़ प्योर पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स देते रहते हैं। अब ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सिर्फ केरला की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू
नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तमिलनाडु में केसेस भले ही बढ़ रहे हों लेकिन मोर्टालिटी रेट जो है वो कम है। और कुछ दिनों पहले हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि केसेस के नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दैट्स फाइन, मीन्स इट्स ओके, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टेस्ट हो रही हैं, तभी आपके टेस्ट जो केसेस के हैं वो नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, दैट्स ओके। लेकिन मोर्टालिटी रेट जो है वो कम होना चाहिए, मृत्यु दर, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा करना दैट्स वन पार्ट, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है दैट इज़ द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स कि मृत्यु दर जो है, मोर्टालिटी रेट जो है वो कम होगा। तो तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो इन सारे स्टेट्स में जो हैं भले ही केसेस अब जा रहे हों लेकिन मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम है। नीति आयोग ने जो 2019 में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक हेल्थ केयर परफॉर्मेंस तैयार किया था, तो इसमें केरला और तमिलनाडु जो हैं वो टॉप रैंक्स पर थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सारे राज्य जो हैं वो बॉटम में थे। तो नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं उनका परफॉर्मेंस वैसे थोड़ा ख़राब रहता है, और ये एक वेल नोन फैक्ट भी है। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन की बात हो या फिर ओवरऑल हेल्थ सिस्टम की बात हो, सदर्न स्टेट्स जो हैं वो नॉर्दर्न स्टेट्स से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करते आए हैं। उसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला जो रीज़न है वो है स्टेबल पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन पार्टीज। डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। और सेकंड जो है एन असर्टिव सिटीजनरी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले पहला जो पॉइंट है उसको समझते हैं। सदर्न स्टेट में एक चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की मोनोपोली नहीं है। कांग्रेस ने नॉर्दर्न स्टेट्स में लगभग कितने 40 साल से भी ज़्यादा राज किया। गुजरात की बात करें तो पिछले 22 ईयर के आसपास से बीजेपी जो है वहाँ पर रूल कर रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो 2-3 पार्टीज हैं, लंबे लंबे टाइम तक उन्होंने राज किया है। सेम थिंग गोज विद अदर स्टेट्स एज वेल। तो बेसिकली नॉर्दर्न स्टेट्स में चीज़ ये है कि आप परफॉर्म करें ना करें, एक लंबे टाइम से वहाँ पर एक हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही प्रकार की कार्स यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही प्रकार के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट रफ ऑब्जर्वेशन अबाउट कार्स एंड अदर थिंग्स, राइट। लेकिन एज गोइंग स्ट्रिक्टली थ्रू दिस आर्टिकल, तो हर्ड मेंटालिटी यहाँ पर यह है कि लोग जो हैं वो एक ही पार्टी को बार बार वोट करते हैं। तो चेंज जो है पॉलिटिकल पार्टी में चेंज जो है वो मीन्स रूलिंग पार्टी में चेंज जो है वो एक लंबे टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है। और एक किसी भी जगह पर आप देख लीजिएगा, एक ही पार्टी लंबे टाइम तक जब रूल करेगी, चाहे वो पार्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक जब वो रूल करेंगे किसी भी राज्य को, तो फिर दे विल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वो इतना सीरियसली नहीं लेंगे। फिर गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाएगी, कोई कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, लोग भी आपके हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो आपका एक फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन सदर्न स्टेट में ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पर कोई भी एक पार्टी जो है उनकी मोनोपोली नहीं है, उनको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आने वाले 5 सालों के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। वहाँ की रूलिंग पार्टी जो है वो अपोजिशन में चली जाएगी, अपोजिशन पार्टी जो है उनको चांस मिलेगा। तो ज़्यादा टिकने के लिए दे हैव टू परफॉर्म। अगर परफॉर्म नहीं किया तो अगेन ये चीज़। तो बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स जो हैं, जिस देश में, जिस समाज में लोग पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप देखिएगा बहुत सारे लोगों की फेसबुक की प्रोफाइल और इन सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप किसी को पूछेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स और रिलीजन दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप जहाँ तक हो सके तो अगर पर्सनल किसी के साथ रिलेशन है दैट्स फाइन, यू कैन डिस्कस। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसे भी बात करना जो है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। फिर आपकी चॉइस है, राइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक पॉलिटिक्स और रिलीजन दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली फेसबुक और इन सारी जगहों पर डिस्कस नहीं करता हूँ। आई डोंट फील दैट कंफर्टेबल विथ इट। बट एनीवे, कहने का मतलब यह है कि अगर लेट्स से एक फैमिली है, तो एक फैमिली में डिस्कशन हो रही है पॉलिटिक्स के बारे में कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये हुआ था, इस देश में ये हो रहा है, इस स्टेट में ये हो रहा है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की जो हेल्थी डिस्कशन है, ये एक बेसिक एग्जांपल है एक अवेयर फैमिली का। तो एक अवेयर फैमिली, ऐसे अवेयर फैमिली होंगे किसी सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी अवेयर हो जाएगी। सेम थिंग गोज विद अ स्टेट, सेम थिंग गोज विद अ कंट्री। तो जितने ज़्यादा एक्टिव या फिर अवेयर सिटीजन्स होंगे एंड इन्फॉर्म्ड हेल्थी एजुकेटेड सिटीजन्स जितने ज़्यादा होंगे,
उतना ही प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर परफॉर्म करने का। ऐसे सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को अपने टोस यानी कि अपने पैरों पर खड़ा रखते हैं, बैठने भी नहीं देते। आपको काम ही करते रहना है, परफॉर्म करना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन से इनका काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डिलाइट अस, सेटिस्फेक्शन से भी एक लेवल अप ले जाइए, तब मानेंगे आपको। ऐसी सिचुएशन होती है, और शायद ऐसी ही सिचुएशन जो है वो सदर्न स्टेट में है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं है। उसके पीछे दो रीजंस क्या है? दो रीजंस ये हैं, राइट। एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर अवेयरनेस की वजह से सदर्न स्टेट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ये आर्टिकल मिंट में से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज के ही पेपर्स के ये दोनों आर्टिकल हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और मिंट के। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है चाइना की। काफ़ी लॉजिकल पॉइंट्स मुझे यहाँ पर पढ़ने को मिले, जैसे कि आज तक चाइना की जो इमेज का प्रॉब्लम है, आज चाइना की इमेज जो है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। देखिए, ट्रस्ट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहूँगा कि ट्रस्ट को जीतना जो है सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में एक ही क्षण लगती है। इन माइक्रो सेकंड्स एक व्यक्ति का अगर ट्रस्ट टूट गया आपके ऊपर, दैट्स इट, इट्स डन। ये एक घोड़े के पैर की तरह है, या फिर एक डायमंड की तरह है कि एक बार क्रैक हो गई ना, यू कैन नॉट रिपेयर इट। तो ट्रस्ट भी ऐसा है। तो यहाँ पर चाइना की जो इमेज है, एक ट्रस्ट वर्दी देश के तौर पर चाइना की इमेज नहीं है। उनकी इमेज इनफैक्ट काफ़ी बिगड़ चुकी है। चाइना ने 3 ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से चाइना जो है, पहले तो देखिए चाइना है पूरी दुनिया को एक घुमा रहा है, एक लंबे टाइम से घुमा रहा है, कई सारी कोरोना वायरस को लेकर बातचीत कर रहा है। चाइना के जो शी जिनपिंग, अभी कुछ दिनों पहले हम डेन जियोपिंग के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने कैसे बताया था कि किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए, लेकिन वो अब पास्ट की बात है। अब शी जिनपिंग जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली बहुत सारे देशों के साथ एंगेज हो रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वर्ल्ड लीडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट देश यूएसए के प्रेसिडेंट बनकर आए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी चाइना के ऊपर इस प्रकार के अटैक्स की शुरुआत कर दी। और तीसरी ऐसी चीज़ हुई वो है कोरोना वायरस। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ शी जिनपिंग, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और कोरोना वायरस। ये 3 चीज़ों की वजह से चाइना जो है वो आज मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे है। बहुत रेजिस्ट किया चाइना ने, लेकिन फिर भी 116 कंट्रीज ने मिलकर एक मोशन पास किया है, और इस मोशन में ये है कि ये थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोरोना वायरस जो है उसका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे ये स्प्रेड हुआ, एंड थिंग्स लाइक दैट। चाइना नहीं चाहता था, लेकिन ये करना पड़ा क्योंकि 116 कंट्रीज का प्रेशर था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शायद कम लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी भी इमेज काफ़ी ख़राब हो चुकी है, एज यू नो। और शी जिनपिंग जो है उनके धर्मपत्नी हैं पेंग ल्यूआन। पेंग ल्यूआन जो है ये WHO के गुडविल एम्बेसडर हैं, और इसी के साथ साथ वो मेजर जनरल भी हैं PLA के, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेजर जनरल का भी रैंक जो है वो होल्ड करते हैं। तो यू कैन सी ए क्लियर कनेक्शन हियर। चाइना ने काफ़ी एग्रेसिवली डिनाई किया कि हमारे यहाँ पर ये नहीं हुआ था, और हम ये इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीज़ें नहीं करने देंगे, लेकिन प्रेशर इतना हो गया कि उनके पास कोई चांस ही नहीं था। फिर चाइना डिनाई करता रहा। चाइना के एम्बेसडर्स और उनके इंटरव्यूज भी आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ही एग्रेसिवली डिनाई कर रहे थे कि ये बात गलत है, साइंटिफिक कहाँ पर प्रूफ हुआ है कि हमारे देश में ये हुआ है, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद वो काफ़ी अच्छा बिहेव करने लगा। बहुत सारे यूरोप के देशों में फ़्लाइट के माध्यम से मास्क और ग्लव्स और ये सारी चीज़ें पहुंचाने का नाटक करने लगा। फिर भारत में भी ऐसी चीज़ें पहुंचाई। फिर बाद में पता चला कि भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारा सामान वापस भेज दिया क्योंकि ये फॉल्टी किट्स प्रोवाइड कर रहे थे। बहुत कम लोगों को शायद ये भी पता होगा कि जब वुहान में इसका आउटब्रेक हुआ, जब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं था, कोरोना वायरस के बारे में, हम सब नॉर्मल लाइफ जब जीते थे, आज 2-3 महीने के पहले की बात है, समवेयर अराउंड लेट दिसंबर और अर्ली जनवरी के टाइम पर चाइना ने दुनिया के अलग अलग देशों में से चीज़ों को स्टॉक पाइल करने की शुरुआत कर दी, जैसे कि सर्जिकल मास्क, थर्मोमीटर्स, बैक्टीरियल वाइप्स, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स। ये सारी चीज़ें अलग अलग देशों में से इंपोर्ट करने लगा। अपने वहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉक जो है अपने लिए कलेक्ट कर लिया। उसी टाइम पर चाइना को दूसरे देशों को अलर्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये चीज़ नहीं की। खुद आप समझ सकते हैं कि कैसे इस देश ने सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर ली। फिर चाइना ने ये भी अफवाह फैलाने की कोशिश की कि यूएसए की CIA जो है, इन्होंने ये वायरस यहाँ पर स्प्रेड किया है। तो ये सारी चीज़ें चाइना ने काफ़ी एक लॉन्ग टाइम तक इस प्रकार की डर्टी गेम्स खेली। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एक
आई वुड से करेजियस, एक फियरलेस कंट्री है। ये जो कोरोना वायरस है उसको देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था एज फार एज आई नो, उन्होंने बताया कि एक थरो इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। बीजिंग ने काफ़ी विरोध किया और फिर धमकियां भी दी, और फाइनली पता है चाइना ने क्या किया? चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से जो बीफ इंपोर्ट किया जाता है तो इसको बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जो बार्ली है उसके ऊपर 80% टैरिफ बढ़ा दिया, और इसके साथ वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑस्ट्रेलिया की वाइन जो है वो भी काफ़ी फेमस है, तो ऑस्ट्रेलियन वाइन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बैन या फिर उनके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी जो है वो चाइना ने दे दी है। वहाँ की कुछ एजेंसीज मीन्स कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक जायंट बहुत बड़ा कांगारू है, जो बेसिकली है तो कांगारू लेकिन यूएसए के एक डॉग की तरह बिहेव कर रहा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो देने की ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें होने लगी। और वहाँ पर चाइना का एक ग्लोबल टाइम्स है, बहुत सारे ऐसे गलत एग्जाम्पल्स, मीन्स अगर आप वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आज का ये जो मिंट न्यूज़पेपर है उसमें ये जो आर्टिकल है उसमें वो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे गलत एग्जाम्पल, जैसे लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ जायंट कांगारू दैट सर्व्स एज अ डॉग ऑफ द यूएस, एंड इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो लिखने को पढ़ने को हमें मिलती हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कैसे बॉर्डर के ऊपर लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम में उन्होंने एग्रेशन बढ़ा दिया चाइना ने, ताकि हम बिजी रहे। इसके साथ नेपाल जो है वहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार है, तो उन्होंने भी, बीजिंग पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो हमारे साथ उन्होंने एक नया मैप इश्यू कर दिया। हमारे जो पुराने रिलेशनशिप हैं इन सारी चीज़ों को वो भूल गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना अलग अलग टैक्टिक्स जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चाइना को ये भी याद रखना चाहिए कि डोकलाम का जो इश्यू हुआ था उस टाइम पर हमने हमारा ग्राउंड जो है वो पकड़े रखा। हम ऐसा नहीं है कि हम डर जाएंगे या फिर भारत जो है वो पीछे हट जाएगा, नॉट एट ऑल, राइट। ये जैसे कहते हैं कि ये नया भारत है, तो नया भारत जो है वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। तो ये आर्टिकल मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसमें काफ़ी सारे फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ने को मिले। फिर बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, पेरेनियल टॉपिक, यानी कि हर साल इसके ऊपर प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को भी मिलते हैं। ये बेसिकली खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ जो हैं वो अपने किसानों की इनकम को ज़्यादा बढ़ाएगा। वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देने की बात कर रहा है। इसके साथ पीएम किसान स्कीम है, ये भी एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम है, और उसमें 6,000 रुपये एवरी ईयर दिए जाते हैं, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट। तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये भी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एक लंबे टाइम से मीन्स ये पीएम किसान की शुरुआत से पहले ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो ये स्कीम चल भी रही थी। तेलंगाना, आई थिंक तेलंगाना ने इसकी शुरुआत की थी, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। ऋतु बंधु योजना ऐसा कुछ था उसका नाम। एक लंबा टाइम हो गया। आज जब मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में पॉपअप हुई, तो मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया। आप इसको देख सकते हैं, बट ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कौन सबसे पहले ये स्कीम लेकर आया था। एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर अगर आपको सर्च करना है देन यू कैन डू दैट थिंग। अगर आप इन स्टेट्स में से हैं तो भी आपको देख लेना चाहिए कि वो जो लोकल स्कीम है उसका नाम क्या है। एनीवे, तो एक लंबे टाइम से ये इस प्रकार की स्कीम जो है चल रही है। हमारे देश में आपको पता है कि एमएसपी दी जाती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रकार से दो टावर्स हैं जिसके बीच में एक ब्रिज है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये बताया है कि जो आपकी प्रोडक्शन प्राइस है उसका 1.5 आपको दिया जाएगा, यानी अगर आप 100 रुपये प्रोडक्शन प्राइस है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि एमएसपी जो है वो 150 होगी, वो जो भी कोई चीज़ हो, तो ये रेशियो जो है उसके ऊपर लगता है। ये इस प्रकार का फॉर्मूला है, 1.5 टाइम्स जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस प्रकार से काम करता है। लेकिन हर जगह पर ये बात मीन्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा नहीं है कि हर एक किसान को एमएसपी 1.5 टाइम मिलती हैं। फिर यूनिवर्सल नेसेसिटी की बात करें तो खाना पीना जो है वो यूनिवर्सल नेसेसिटी है, लेकिन जो पैदा करता है खाना पीने की चीज़ें, यानी कि हमारा किसान जो है वो सबसे गरीब सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है। यूएसए में अभी जो पूरा कोरोना वायरस की वजह से जो इश्यू हुआ, तो वहाँ की जो फूड सप्लाई चेन है उसमें क्राइसिस देखने को मिली। अब देखिए यूएसए जो है उसको काफ़ी एफिशिएंट फूड सप्लाई चेन है यूएसए की, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसे डिसरप्शन हुए। तो भारत को तो अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स अभी इंजेक्ट किए हैं
जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, एपीएमसी में चेंजेस, डायरेक्टली आप बेच पाएंगे कस्टमर्स को, ये सारे बदलाव हैं, लेकिन इनका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। हमारे देश में बहुत सारे मीन्स हज़ारों आर्टिकल्स हर साल लिखे जाते होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, बहुत सारे तो हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन जब तक आप इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और यहाँ पर ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक एक चीज़ को करेंगे तो सालों लग जाएंगे। जैसे कि हमारे देश में लैंड रिकॉर्ड्स ठीक नहीं है, अनसाइंटिफिक और अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न है। महाराष्ट्र के कुछ एरिया जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, तो वहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें बंद करनी होगी। मार्केट लिंकेजेस के इश्यूज़ हैं। तो खेतीबाड़ी को अगर हमें प्रॉफिटेबल बनाना है तो एक साथ बहुत सारे बदलाव जो हैं वो करके हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। फिर बात है फ़्लाइट्स की। एज वी ऑल नो, एक बहुत ही दुखद ट्रेजेडी हुई, एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में। PK8303 ये फ़्लाइट थी, और ये फ़्लाइट जो है कराची के एक रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गई। और यहाँ पर जो प्लेन यूज़ किया गया था, एयरक्राफ्ट, ये हैं एयरबस A320-214। ये एक वर्क हॉर्स माना जाता है, काफ़ी रिलायबल हैं, काफ़ी मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी ये फेल कैसे हो गया, इसके ऊपर एक थरो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नो डाउट। देखिए, एक तरफ पिछले 2 महीनों से दुनिया के अलग अलग देशों में फ़्लाइट ऑपरेशन जो थे वो बंद थे, तो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट और इस इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब 2 महीनों के बाद अगर आप अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको फिर से ऑन करेंगे तो उसका थरो चेकअप जो है वो करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। अगर थरो चेकअप नहीं किए हैं, वैसे पाकिस्तान और पीआईए जो है उनका एक रिकॉर्ड जो है, सही एयर सेफ्टी रिकॉर्ड इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर ही नहीं है बहुत सारी जगहों पर, तो वो कल्चर का एक शेड जो है, ऐसा नहीं है कि कल्चर नहीं है तो फिर कोई ध्यान ही नहीं देगा। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें वहाँ पर भी की जाती हैं, हमारे देश में भी की जाती हैं, लेकिन कंपेयर टू वे सारे देश जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, डबल चेक चीज़ों को किया जाता है, तो उतना नहीं किया जाता हमारे देश में या फिर पाकिस्तान में। और ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि बहुत सारी फ़्लाइट्स अब फिर से बैक टू नॉर्मल होगी, बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हर एक जो फ़्लाइट है, हर एक एयरक्राफ्ट जो है, उसके जो भी XYZ जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी सेफ्टी चेक, जो भी चीज़ें करनी है, दैट शुड बी थरोली एग्जीक्यूटेड, राइट। तो ये हैं। और यहाँ पर एक आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे हर्डल्स भी हैं। अगर आप इंटरनेशनल अराइवल हैं तो 14 दिनों के लिए आपको एक क्वारंटीन का एक वादा देना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे इंडोर्स। फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना है। कॉमन कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की हैं, लेकिन ये सारी गाइडलाइंस बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। शायद आपने कभी इस टॉपिक को पढ़ा नहीं होगा। ये 2 देशों के बारे में है जो जनरली इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सोमालिया और केन्या। अब सोमालिया एक ऐसा देश है, सबसे पहले तो लोकेट कर लेते हैं। ये रहा सोमालिया, राइट, दिस इज़ सोमालिया हियर। और ये रहा केन्या। केन्या के बारे में तो आपने सुना होगा, नायरोबी, मोम्बासा एक्सेट्रा। और ये रहा सोमालिया। सोमालिया के पायरेट्स के बारे में शायद आपने सुना होगा कभी ना कभी, राइट। कई सारी फिल्मों में ये पायरेट्स दिखाए भी जाते हैं। एनीवे, अब इन दोनों देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है एक एरिया को लेकर। इंडियन ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाले ये दोनों देश हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ इंडियन ओशन। तो इस प्रकार से इंडियन ओशन जो है वो कॉमन है दोनों देशों में, भारत और सोमालिया के बीच में। भारत और सोमालिया और केन्या और भारत के बीच में इंडियन ओशन जो है कनेक्टिंग चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर एक एरिया है, दिस एरिया हियर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। देखिए, दिस इज़ द एरिया। केन्या की जो बॉर्डर क्लेम है वो ये है, और ये जो सोमालिया है उनका बॉर्डर क्लेम ये है। सोमालिया बताता है कि ये हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, केन्या का कहना यह है कि हमारी बॉर्डर। तो ये पूरा जो बीच में आपको एरिया दिख रहा है, दिस वन हियर, ये लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें अब इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्मिक सर्वे किया गया तो पता चला कि यहाँ पर आपको मिलेगा ऑयल एंड गैस, राइट। अब आपको पता चल गया होगा कि झगड़ा का मेन रीज़न जो है वो ऑयल एंड गैस है, कि मुझे चाहिए ऐसी सिचुएशन चल रही है।
अब सोमालिया में बेसिकली आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो 8 जून को पब्लिक हियरिंग करने वाली थी, लेकिन लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से इसको एक्सटेंड किया जाएगा, इसको डिफर किया जाएगा, एक और नई डेट मिलेगी। लंबे टाइम से ये इश्यू चल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हमें देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि कट थ्रोट चीज़ें थी, दोनों देशों ने एक दूसरे को परमिशन भी दी कि आप ये जो एक लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पूरा जो एक मैप टाइप है तो आप दे दीजिए UNCLCs को, इसके लिए नो ऑब्जेक्शन भी सर्टिफिकेट भी दिया एक दूसरे को। लेकिन उसके बाद झगड़े जो हैं वो थोड़े बढ़ने लगे और बेसिकली हुआ ये कि 2011 में केनिया ने एक ट्रूप भेजा सोमालिया में और वहाँ पर एक अलकायदा की ब्रांच है अल शबाब, तो अल शबाब जो हैं उनको मारने के लिए केनिया ने वहाँ पर लोग भेजे। तो इसको लेकर सोमालिया जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गया। फिर एक स्ट्रगल वहाँ पर चल रहा है जुबालैंड, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग से एक देश चाहते हैं जुबालैंड, तो इसको भी सपोर्ट करता है केनिया। तो इसको लेकर भी सोमालिया जो है वो काफ़ी नाराज़ है। लेकिन एनीवे सोमालिया फिर इस केस को लेकर गया आईसीजे में। आईसीजे ने 2014 में इस केस को एक्सेप्ट किया और 2017 में सोमालिया जो है वो केस जीत गया। लेकिन केनिया जो है वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी झगड़े जो हैं वो चल रहे हैं। और अफ्रीकन यूनियन, एक यूनियन है अफ्रीका का, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन एक मीडिएटर के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। दोनों देशों को सामने सामने टेबल के ऊपर बिठाकर इश्यूज़ को आउट ऑफ कोर्ट सोल्व करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अब वहाँ पर इलेक्शंस भी हैं, मीन्स 5 दशक के बाद एक यूनिवर्सल सफ्रेज जो हम कहते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति को, एडल्ट व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, तो ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहा है सोमालिया। तो अब देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फेलिंग टू परफॉर्म एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इस आर्टिकल में एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, 2 हाई कोर्ट्स के अलग अलग टाइम पर चीफ जस्टिस रह चुके एक व्यक्ति ने इस आर्टिकल को लिखा है, एक जस्टिस ने आर्टिकल लिखा है और वो बताते हैं कि लेबर माइग्रेंट का जो इश्यू हुआ, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, तो ये इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री स्टैंड इसके ऊपर नहीं लिया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों के ये लॉकडाउन के टाइम पर वायोलेट होते जा रहे थे, मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस ऐसे ही बैठे बैठे आइवरी टावर्स यानी कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स में बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इसको देख ही रही थी। माइग्रेंट वर्कर को खाना पीना कौन देगा, फिर क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ में उनको खाने पीने की चीज़ें, उनको क्या सपोर्ट, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके, कौन जवाब देगा इन सारी, कौन उनको कॉम्पनसेशन देगा, उनकी टेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे प्रश्न जो हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किए। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी बातें करने लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने सारे लोगों की टेस्ट कैसे हो सकती हैं, फिर कैसे हम इनको रोक सकते हैं, ऐसी एक वीकनेस हमें सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स में देखने को मिली, रादर देन एक स्ट्रेंथ जो हमें देखनी चाहिए वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। 2 स्टेट्स के बीच में जब कोई इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकता है। कि अगर एक देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई व्यक्ति गया है और वहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो फिर वो कौन करेगा? तो ये सारे इश्यूज अगर हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। क्योंकि जब 2 स्टेट या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, या फिर सेंटर और स्टेट, या फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में जब भी इश्यूज होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करती है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया गया है। इसमें फिर आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा पाएंगे, यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। तो कोर्ट जो है वो कुछ नहीं बोली, मीन्स जो स्टैंड लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं लिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि $1 बिलियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए या फिर कोई हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त है। लेकिन जब माइग्रेंट्स की बात आए, गरीब लोगों की बात आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना टफ स्टैंड जो है वो क्यों नहीं लिया? इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि 4 हमारी हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि कर्नाटका, मद्रास, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इट इज़ गुड कि 4 हाई कोर्ट्स ने प्रश्न पूछे, माइग्रेंट जो लेबर्स हैं उनके अधिकारों के बारे में प्रश्न जो हैं वो इन 4 कोर्ट्स ने उठाए हैं। और इमरजेंसी के टाइम पर भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट तो चुप थी, लेकिन हाई कोर्ट्स जो हैं उन्होंने एक स्टैंड लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली हाई कोर्ट का जो स्टैंड था उसको ओवर रूल कर दिया। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट्स ने स्टैंड तो लिया था। तो दूसरी भी हाई कोर्ट्स जो है वो स्टैंड, और आज भी कोई इतना डिले नहीं हो गया है। मीन्स डिले तो वैसे तो हो गया है, लेकिन आज भी वक्त ऐसा नहीं है कि चला गया है कम्प्लीटली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को एक स्टैंड, जो उनके पास जो पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करके अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक कर
नेसेसरी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद पढ़ लीजिए, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।